फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का पार्ट अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट। हमने इससे पहले उस इंसान के बारे में पढ़ा था, एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताए। हम लोग अभी लॉकडाउन में सिर्फ 30 दिन में ही परेशान हो गए हैं। एक आप सोचो बच्चों उसके बारे में जिसने पूरे 30 साल अपने देश के लिए जेल में बिताए, जिसे 1990 में भारत रत्न मिला और 1993 में जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला। हमने इससे पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था इनके बारे में, इनके कि ये कैसे इनका प्रेसिडेंट बनते हैं, और इनकी इनाग्रेशन स्पीच पढ़ी थी जिसमें इन्होंने लास्ट में कहा था कि लॉन्ग लिव अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इन्हें अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार था इन्हें बहुत ज़्यादा। इसके आगे का हम पढ़ते हैं, वही स्पीच हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. हम लोग अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे इनकी इनाग्रेशन स्पीच चल रही है, इनको शपथ ग्रहण हो रहा है, ये स्वेर कर रहे हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें कि अपार्थाइड का जो पॉलिसी है वो ख़त्म किया जा रहा है, ये जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो वाइट लोग होते थे वो ब्लैक लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो जैसा बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा अपने टीवी में, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे हमारे यहाँ पे जब परेड निकलती है रिपब्लिक डे की, तो फिर जो आर्मी होती है, आर्म फोर्सेस होते हैं, और जो एयरफोर्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इंडिया गेट पे। उसमें उसको देने का मकसद ये होता है कि वो बताते हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए पूरी तरीके से लॉयल हैं, जो आर्मी है वो गवर्नमेंट की है और वो इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। वही सेम अफ्रीका में हो रहा था 1994 के उस दिन। कुछ मिनटों बाद नेल्सन मंडेला बताते हैं, हमने अपनी आंखें ऊपर करी और हम सरप्राइज़ हो गए जब हमने देखा कि बहुत इम्प्रेसिव डिस्प्ले हो रहा था। मतलब बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव डिस्प्ले हो रहा था, जेट्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा और ट्रूप कैरियर्स के द्वारा बहुत ही परफेक्शन से वो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीजन का और मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, मतलब ये सिर्फ उनके टैलेंट का और इतने प्रिसीजन से वो लोग कर रहे थे। प्रिसीजन मीन्स होता है परफेक्शन। जब हम देखते हैं कि जेट्स बहुत पास पास उड़ते हैं और बहुत अच्छे कलर्स से डिज़ाइन बनाते हैं, वो सब प्रिसीजन में आता है। ये सिर्फ उनके प्रिसीजन का, उनके मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि ये डिस्प्ले था मिलिट्री की लॉयल्टी का, डेमोक्रेसी के लिए, उस सरकार के लिए जो नई चुनी गई थी, जो ईमानदारी से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. सिर्फ कुछ ही मिनटों पहले जो सबसे ऊंचे लेवल के जो जनरल्स थे, सबसे बड़े ऑफिसर्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके जो चेस्ट थे, जिनके सीने रिबन से और मेडल से भरे हुए थे, जो उन्हें पुराने दिनों में मिले थे, उन्होंने अपनी वफादारी मेरे आगे जाहिर करी, प्लेज करी। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और नेल्सन मंडेला को वो ये बात अवेयर हैं, वो जानते हैं इस बात को कि सिर्फ कुछ ही साल पहले इन जनरल्स ने उन्हें सैल्यूट नहीं किया होता, बल्कि उन्हें अरेस्ट किया होता। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स। शेवरॉन का मतलब होता है जब बच्चों जो जेट विमान होते हैं या जो प्लेन्स होते हैं वो वी शेप में उड़ते हैं, वी शेप में उड़ के एक डिस्प्ले करते हैं, उसे शेवरॉन कहते हैं। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फाइनली क्या होता है, एक इम्पाला जेट्स हैं, इम्पाला एक टाइप के जेट विमान हैं,
उनका एक शेवरॉन वो बना परफॉर्मेंस देते हैं और एक स्मोक ट्रेल छोड़ते हैं जो साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग है उसके कलर्स उसके धुएं में वो निकालते हैं। जैसे हमारे इंडिया में तिरंगा बनाया जाता है प्लेन्स के द्वारा। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम द ओल्ड स्टैम एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम्स थे उस टाइम में। जो ओल्ड नेशनल एंथम था उसमें वाइट लोगों की सुप्रीमेसी दिखाई गई थी। उसमें ये था कि जो वाइट लोग हैं वो उनकी ज़्यादा उनको वैल्यू दी गई थी। उसको हम कहते हैं, उस वाले नेशनल एंथम को कहते हैं निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। और जो नया जो नेशनल एंथम बना था, सॉरी, जो ओल्ड नेशनल एंथम था उसका जो उसको कहते हैं डाई स्टेम। जो ओल्ड नेशनल एंथम था उसको कहते हैं डाई स्टेम। डाई स्टेम में सुप्रीमेसी दिखाई गई थी वाइट लोगों की। और जो नया नेशनल एंथम बना था उसका नाम है निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। और इसमें सारे किसी भी लोगों की सुप्रीमेसी नहीं दिखाई गई थी। इस नेशनल एंथम के अकॉर्डिंग वाइट और ब्लैक बराबर थे। हो क्या रहा था, जो वाइट लोग हैं वो वाला नेशनल एंथम गा रहे थे जिसमें जो नया नेशनल एंथम था निकोसी सिकेलेल, जिसमें कि सारे लोग बराबर बताए गए थे, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया था। और जो ब्लैक लोग हैं वो डाई स्टैम गा रहे थे, जो ओल्ड नेशनल एंथम है जिसके हिसाब से वाइट लोग थोड़े सुप्रीम थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। इसीलिए इसमें कहा गया है, डिस्पाइस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घृणा करना, नफरत करना, कि उन दोनों ग्रुप्स को उन नेशनल एंथम्स के लिरिक्स नहीं याद थे ठीक से, क्योंकि वो पहले उन नेशनल एंथम से घृणा करते थे। जो वाइट लोग होते हैं वो नए वाले नेशनल एंथम से घृणा करते थे क्योंकि उसमें सारे दोनों ही जो रेसेस थे उनको बराबर बताया गया था। और जो ब्लैक लोग थे वो ओल्ड नेशनल एंथम को घृणा करते थे क्योंकि उसमें वाइट को सुप्रीम बताया गया था। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भले को वो लिरिक्स नहीं जानते हैं, उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो तब भी रिस्पेक्टफुली उन्हें गा रहे हैं। इसका मतलब कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो रही है। इनइक्वालिटी सबसे बड़ा क्राइम है, डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा क्राइम है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। वो बहुत बड़ा दिन था नेल्सन मंडेला की लाइफ का। एक ऐसा सपना पूरा हुआ था जिससे उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखा था, अपने देश को आज़ाद कराने का इनइक्वालिटी से। तो ऐसा होता है कि जब हम कोई इतना बड़ी चीज़ अचीव करते हैं तो हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने फ्लैशबैक में आने लगती है। पूरा हिस्ट्री वैसे ही नेल्सन मंडेला के आगे दिमाग में आ रहा था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। हुआ क्या था, जब ये 18th सेंचुरी की जब पहला डिकेड था, जब 20th सेंचुरी का यानी कि 1901 से 1910 के बीच का जो दशक था, उस टाइम में जो कि कुछ टाइम बाद हुआ था एंग्लो बोर वॉर के बाद में, उसमें उस टाइम तक नेल्सन मंडेला का भी जन्म नहीं हुआ था। तो जो वाइट स्किन के जो लोग थे पूरे अफ्रीका के, उन्होंने आपस के डिफरेंसेस सॉल्व करके एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके हिसाब से वो रेशियल डोमिनेशन करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे और अपने आप को सुप्रीम मानते थे। किन लोगों पे? ब्लैक लोगों पे, कलर्ड लोगों पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक्स ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था तो वो बेसिक बना किस चीज़ का? दुनिया की सबसे ज़्यादा हार्श, बुरी और इनह्यूमेन, जिसमें कोई मानवता नहीं थी और क्रूअल सोसाइटी में, वैसी सोसाइटी वर्ल्ड में पहले कभी बनी नहीं थी। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by the one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin।
नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि अब जैसे कि 1994 है, आखिरी दशक चल रहा है 20th सेंचुरी का, और मैं अब खुद 80 साल का हो गया हूँ एज अ मैन। तो वो सिस्टम अब ख़त्म हो गया है हमेशा के लिए, और रिप्लेस कर दिया गया है ऐसे सिस्टम से जिसमें कि हर इंसान के अधिकारों का, हर इंसान की आज़ादी का सम्मान किया जाएगा, बिना ये देखे कि इसके स्किन का कलर क्या है, कि वो वाइट है या वो ब्लैक है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। जो वो दिन आया था आज़ादी का, इक्वलिटी का, तो उसमें अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना तक नहीं करी जा सकती, ऐसे त्याग करे थे मेरे लोगों ने। मतलब बहुत सारे नेता हुए थे जो बहुत महान ब्लैक लोग हुए थे नेता, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश करी थी। उनके सेक्रीफाइस से वो दिन आया था। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। ऐसे लोग थे जिनकी जो सफरिंग थी और जो उनका साहस था, उसको कभी गिना नहीं जा सकता, ना उसका कर्ज चुकाया जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उस दिन मुझे महसूस हुआ, जैसा मुझे पहले भी कई बार महसूस हुआ है, कि मैं कुछ नहीं, मैं बस उन अफ्रीकन जो पेट्रियाट्स थे, जो देशभक्त थे अफ्रीका के, उनका मैं बस सम हूँ। मैं उन लोगों की वजह से हूँ जो भी हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought। नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि वो जो लॉन्ग और नोबल लाइन थी सेक्रीफाइसेस की, उन महान लोगों की, वो मेरे साथ में ही अब यहाँ पे एंड हो रही थी, क्योंकि आज हमने अपने सफ़र को, अपनी मंजिल को पा लिया था। पर मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कह पाया, और वो लोग भी अब जीवित नहीं हैं वो चीज़ देखने के लिए कि उन्होंने जो त्याग किया, जो सेक्रीफाइस किया, उससे क्या क्रिएशन हुआ। एक ऐसे देश का क्रिएशन जहाँ पे वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे जो दिमाग है उसमें डर नहीं है, जहाँ पर आज़ादी है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक लोगों के ख़िलाफ़ सफ़ेद लोगों द्वारा, उससे क्या हुआ था, जो मेरा देश था और उसके जो लोग थे, उनके दिमाग में, उनके दिल में एक गहरा और बड़ा घाव छोड़ा था उस पॉलिसी ने। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। हम सारे लोग बहुत सारे साल इसमें लग जाएंगे हमारे, बहुत, अगर जनरेशन नहीं लगेंगी तो कम से कम बहुत सारे साल लग जाएंगे इस बड़े जख्म से उबरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Litulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobequist of our time। पर एक फ़ायदा भी हुआ, जो ऑपरेशन किया गया, जो ब्रूटैलिटी की गई, उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत ही महान लोग हमारे महान देश से निकले, और जैसे द ओलिवर टैम्बोस निकले, वॉल्टर सिसुलस निकले, चीफ लिटुलस निकले, यूसुफ डाउस निकले, ब्रेन फिशर्स निकले, रॉबर्ट सोबिक्विस्ट निकले। जब भी कहीं पर कोई शोषण होता है, जहाँ पर अत्याचार होता है, वहाँ पर डेफिनेटली बहुत महान लोग निकलते हैं। जैसे हमारे देश की हम देखें, इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था, उसमें हम लोगों को कितने अच्छे लोग देखने को मिले, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, वल्लभ भाई पटेल हों, महात्मा गांधी हों, और चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, द मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट। तो इसके बाद में हम वापस आते हैं यहाँ पर, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that they are like may never be known again। और उन लोगों में इतना सारा करेज था, इतना सारा विजडम था, और इतनी सारी दयालुता थी कि वैसे लोग दोबारा आ ही नहीं सकते। एक चीज़ और बच्चों, अगर तुमने नोटिस करी हो कि इसमें नाम के आगे दा लगाया गया है प्रॉपर नाउन के आगे। ऐसा क्यों? इसका रीज़न यही है कि ये उनके सम्मान में लगाया गया है। वो इतने ज़्यादा बड़े नाम हैं कि उनके आगे
उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दा लगाना सही समझा है, क्योंकि उन्होंने उनके देश को नई दिशा दी। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। नेल्सन मंडेला ने आके लिखा है कि शायद इतना ज़्यादा शोषण होना चाहिए, इतना ज़्यादा दबाव होना चाहिए, तभी इतने महान कैरेक्टर जन्म लेते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। जो मेरा देश है वो बहुत अमीर है, बहुत रिच है मिनरल्स में और उन जेम्स में जो कि ज़मीन के नीचे हैं। पर मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि जो हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी वेल्थ है हमारे देश की, वो यहाँ के लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और जो सबसे ज़्यादा अच्छे वाले जो हीरे हैं उनसे भी ज़्यादा वो फाइनर है और ट्रूअर हैं और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं कॉमरेड्स के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा इस स्ट्रगल में मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने बहुत देखा है, कई बार देखा है कि लोग, महिलाएं और पुरुष अपनी ज़िंदगी रिस्क में लगा डालते हैं, अपनी ज़िंदगियां खो देते हैं एक आइडिया के लिए, सिर्फ एक सपने के लिए, एक विचार के लिए। I have seen men stand up to attacks and tortures without breaking, showing a strength of resilience that defies the imagination। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस होता है वो एबिलिटी कि आप कितनी भी ज़्यादा परेशानी को, मुश्किल को झेल लोगे और उसके इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त कर लोगे। डिफाइस का मतलब होता है कि वो हमारी कल्पना, डिफाइस को मतलब अवज्ञा करना होता है, वैसे जो उसका लिटरल मीनिंग है, यहाँ पर उसका मतलब निकल रहा है कि वो हमारे उम्मीद से ज़्यादा बड़ा है, उसे उम्मीद के ख़िलाफ़ कर लेते हैं वो ये काम। मैंने क्या देखा है? मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, अट्रैक्ट झेल लेते हैं, टॉर्चर झेल लेते हैं बिना टूटे हुए, बिना, हार नहीं मानते वो। अगर ऐसा नहीं है कि वो टॉर्चर झेल रहे हैं फिर अपना जो आइडिया है, अपना विचार छोड़ दें। अगर वो देश की आज़ादी है तो वो कहते हैं नहीं हम पीछे हटते हैं, ऐसा नहीं हुआ। जैसा हमने इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम में भी देखा कि हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत सारे कष्ट झेले, बहुत सब कुछ सहा, लेकिन तब भी मतलब उन्हें जान दे दी, लेकिन अपने देश का सिर नहीं झुकने दिया। तो ऐसा ही उनके देश में उन्होंने एक ऐसा स्ट्रेंथ दिखाया, एक ऐसा रेजिलियंस दिखाया जो कि हमारी उम्मीद से, हमारे इमेजिनेशन से भी बड़ा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ज़रूर अपना नोट कर लेना बच्चों, कि मैंने ये सीखा कि जो साहस है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, डर का एब्सेंस नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत है। डर हर किसी को लगता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला कि डर हर किसी को लगता है, पर जो लोग डर को जीत लेते हैं वही रियल में करेजियस हैं, वही हीरो हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। जो बहादुर आदमी है वो नहीं है जो कि जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो कि अपने फियर को जीत सकता है। बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम सबके अंदर एक हीरो है, हम सबके अंदर एक हिम्मती इंसान है, एक हीरो है, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं। और अगर कभी लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, ये इंग्लिश की क्लास से अलग है, प्रैक्टिकल बात है, कभी ऐसा हो कि कोई सही चीज़ है जिसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए, फिर भले को उस चीज़ से लड़ते हुए ख़त्म हो जाना, पर उस चीज़ के लिए लड़ना। अगर कहीं पे कोई गलत चीज़ हो रही है, जैसे तुम देखते हो कि अगर तुम बॉय हो और तुम जा रहे हो, तुम्हारे देखते हो कि किसी लड़की के साथ में कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो वहाँ पे तुम्हें विरोध करना है, तुम्हें बोलना है, बचाव करना है उसका। कोई भी गलत चीज़ लाइफ में हो रही है उसका विरोध करना है तुम्हें पूरी लाइफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हम इस नेल्सन मंडेला जी के चैप्टर से सीख सकते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी से सीख सकते हैं। वापस आते हैं चैप्टर पे। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो दूसरे इंसान से इस वजह से नफ़रत नहीं करता हुआ आता है कि दूसरे इंसान की जो स्किन का कलर है वो अलग है, या उसका बैकग्राउंड अलग है, या रिलीजन अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोग इसी दुनिया में आने के बाद दूसरे लोगों से नफ़रत करना सीखते हैं,
और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो फिर वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। और क्योंकि प्यार जो है वो इंसान के दिल में ज़्यादा आसानी से आ सकता है नफ़रत की अपेक्षा, तो फिर डेफिनेटली उन्हें लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया जा सकता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. नेल्सन मंडेला आगे याद करते हैं कि जो सबसे मुश्किल टाइम थे जब मैं कैद में था, जेल में था, उन्होंने 30 साल जेल में बिताए हैं, जबकि मैं और मेरे साथियों को बहुत टफ तकलीफ़ें दी जाती थी, हमें तोड़ने की, ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाती थी मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, और हमारे लिमिट्स चेक करे जाते थे। तब फिर मैं देख सकता था कि तब भी मानवता थी किसी गार्ड में, किसी को तरस आ जाता था उन्हें देख के, भले को एक सेकंड के लिए ही आए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी दैट एंड कीप मी गोइंग। पर वो जो ग्लिमर आता था, जो वो एक सेकंड के लिए वो देखते थे कि मानवता हर किसी में है, तो उससे उन्हें दोबारा एक एश्योरेंस मिलता था, एक दोबारा हिम्मत मिलती थी और अपनी आज़ादी के लड़ने के लिए नई ताकत मिलती थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आंसर्स के पर्सपेक्टिव से ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स इसमें से बनेंगे। जो इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी लौ है जिसे छुपाया जा सकता है पर उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। जो अच्छाई होती है वो इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है। In life, every man has twin obligations: obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, ज़िंदगी में हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक वो जिम्मेदारी जो उसकी खुद के परिवार के लिए होती है, अपने माता पिता के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और दूसरी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पर रिपब्लिक हो, वहाँ पर हर इंसान ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल कर सकता है अपने इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग। इंक्लिनेशंस होते हैं जो उसका नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं, जो उसका खुद का रुझान है, जो उसका झुकाव है व्यवहार का, और अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग वो फुलफ़िल कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। पर अगर वो देश साउथ अफ्रीका जैसा है तो इम्पॉसिबल था किसी भी इंसान के लिए जो मेरे बर्थ का हो और मेरे कलर का हो, मतलब ब्लैक हो, कि वो ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा कर पाए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो अ मैन ऑफ कलर है, मतलब जो ब्लैक मैन है, जो काला आदमी है, उसको अगर वो कोशिश करता था ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की, तो उससे पनिश किया जाता था और उससे अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहता था तो उसको ज़रूर अपने परिवार से अलग होना पड़ता था, अपने घर से अलग होना पड़ता था, उसे मजबूर किया जाता था ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जो अकेली हो, और उसके जो ज़िंदगी थी वो विद्रोह के और गोपनीयता से भरी रहती थी। एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता था वो। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, स्टार्टिंग में मैंने चुना नहीं था कि मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखूँगा, पर जब मैंने अपने देश के लोगों को सर्व करने का फ़ैसला किया तो मैंने पाया कि मैं इस वजह से अपने एक अच्छे बेटे होने का कर्तव्य, अपने भाई होने का कर्तव्य, और अपना बेटा और पिता होने का कर्तव्य और पति होने का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। बहुत ईमानदारी से कन्फेस कराया नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर कि मैं उस भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था
कि मुझे आज़ाद होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था और हर उस तरीके से आज़ाद था मैं जैसे मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं फ्री पैदा हुआ था खेतों में भागने के लिए जो मेरे माँ के झोपड़ी के पास में थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन टुवर्ड्स माई विलेज, और मैं आज़ाद था उस नदी की धारा में बहने के लिए, उसके साथ स्विम करने के लिए जो मेरे गांव की तरफ बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मतलब मैं आज़ाद था बैल की पीठ पर बैठने के लिए और स्टार्स वाली नाइट में रोस्ट करके कोई कुछ खाने के लिए। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक कि मैं फॉलो करता था अपने पिता के और अपने ट्राइब के कस्टम्स को, उनके रूल्स को, उनके रीति रिवाजों को, तो मुझे कोई भी नियम परेशान नहीं करता था, चाहे वो नियम इंसान का हो या फिर भगवान का बनाया हुआ हो। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion का मतलब होता है धोखा, एक ऐसी चीज़ जो लगता है कि रियल है पर रियल में होती नहीं है। ये तब हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि जो बचपन की, जो मेरे लड़कपन की जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूज़न थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब एक युवा आदमी के तौर पे मुझे महसूस हुआ कि मेरी आज़ादी ऑलरेडी छीन ली गई है, तो मेरे मन में उस आज़ादी के लिए भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब है नॉट परमानेंट, टेम्प्रेरी फ्रीडम। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं चाहता था कि मुझे फ्रीडम मिले मेरे खुद के लिए, मैं रात को घर के बाहर रह सकूं, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज़, जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्न फॉर द basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में एक युवक के तौर पे गया तो मैं चाहता था बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम हो कि मैं अपनी पोटेंशियल को पा सकूं, जितनी मेरे अंदर क्षमताएं हैं उनका पूरा उपयोग कर सकूं, अपने जीने के लिए कमा सकूं, एक शादी कर सकूं और फैमिली बना सकूं, हर वो चीज़ कर सकूं जिसमें कोई लॉ भी ना टूटे और मैं ज़िंदगी जी पाऊं। बेसिकली हर किसी की ज़िंदगी का एक आज़ादी होती है, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स नहीं करना, ये हमारा खुद का फ़ैसला होना चाहिए। यही वो फ्रीडम थी जो ये चाहते थे जब वो युवा थे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। पर धीरे धीरे करके मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, बल्कि जो मेरे भाई और बहन थे, जो मेरे लोग थे, मेरे देश के लोग थे, वो भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. ये मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी रिड्यूस नहीं की गई थी, कर्टेल नहीं की गई थी, बल्कि हर उस इंसान की आज़ादी रिड्यूस की गई थी जो मेरे जैसा दिखता था, मीन्स ब्लैक था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. ये तब हुआ कि मैंने ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और जो मुझे आज़ादी खुद के लिए चाहिए थी उससे ज़्यादा बड़ी आज़ादी मुझे अपने देश के लिए चाहिए, चाहने की भूख मेरे अंदर आ गई। मतलब उन्होंने अपने देश को अपने से पहले रखा। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. यही वो डिज़ायर थी, यही वो आकांक्षा थी कि मेरे लोग आज़ाद हो जाएं,
कि मेरे लोग अपनी इज्जत के साथ में रह सकें, डिग्निटी के साथ रह सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सकें, जो मैं और मेरी ज़िंदगी बदल गए, जिसने कि एक डरे हुए से युवा आदमी को एक बोल्ड इंसान में बना दिया, एक ना डरने वाले इंसान में बदल दिया, जिसकी वजह से एक लॉ अबाइडिंग एक अटॉर्नी, एक वकील, एक क्रिमिनल बन गया, जिससे एक फैमिली लविंग हस्बैंड, एक क्या बन गया, एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास अपना घर तक नहीं था, जिससे कि एक लाइफ लविंग मैन, ज़िंदगी को प्यार करने वाले आदमी को एक सन्यासी जैसा जीवन जीना बना दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew what people were not free. नेल्सन मंडेला आगे कहती हैं, मैं ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, या ज़्यादा त्याग करने वाला नहीं हूँ किसी भी दूसरे इंसान से, पर मैंने ये पाया कि मैं छोटी छोटी आज़ादी और लिमिटेड आज़ादी जो मुझे मिली थी वो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे अलाउ की गई थी, अगर मैं देख ले रहा था कि मेरे देश के लोग फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। फ्रीडम इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। जो गुलामी की जंजीरें थी वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। अगर एक इंसान, दूसरे लोगों के ऊपर गुलामी की जंजीरें थी मेरे देश के, तो वो एक के ऊपर भी थी, तो यानी कि सबके ऊपर थी, और अगर सबके ऊपर थी तो एक के ऊपर भी थी। मतलब ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। आई न्यू that the oppressor must be liberated as surely as the oppressed। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि जो ऑप्रेसर था, जो दमन करने वाला था, जो अत्याचारी था, यहाँ पे वाइट लोगों के लिए कहा गया है, उन्हें भी आज़ाद करना ज़रूरी है, उतना ही जितना कि काले लोगों को, जो दबाए जा रहे हैं उन लोगों को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। एक इंसान जो दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद में कैदी होता है, नफ़रत का कैदी, एक ऐसा कैदी जो पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज क्या होता है, पूर्वाग्रह, मतलब हम पहले से मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट या ये पर्टिकुलर कलर के लोग या पर्टिकुलर देश के लोग बुरे हैं या अच्छे हैं, ये प्रेजुडाइज कहलाता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और हमारा जो छोटा दिमाग, छोटी सोच हो जिसे कहा जाता है। तो जो इंसान दूसरों की आज़ादी छीनता है वो खुद ही कैद होता है अपनी नफ़रत में, अपने खुद के बनाए हुए पूर्वाग्रह में और छोटी सोच में। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when the freedom is taken from me। बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। जो इतने बड़े लोग होते हैं, बड़े इन द सेंस कि जो इतना खुले दिमाग के लोग होते हैं, इतना बड़ा सोच पाते हैं, वही ये बात लिख सकते हैं। महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला के लेवल के लोग ये अपने दुश्मन से भी नफ़रत नहीं करते हैं। उन्होंने उसके लिए लिखा है कि मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूँ। क्यों? अगर मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। अगर मैं दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि तो मैं खुद के बनाए हुए डर और नफ़रत में कैद हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। चाहे वो दमन करता हो, चाहे वो दमन सहने वाले हों, चाहे जुल्म करने वाले हों या फिर जुल्म सहने वाले हों, वो सभी के सब अपनी मानवता से लूट लिए जाते हैं, उनकी मानवता ख़त्म हो जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों ये चैप्टर था, हमने जैसे पढ़ा, और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। और बहुत चीज़ें हमें मोरल सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि हम सब के अंदर एक हीरो है। हम सबको डर लगता है, जब हम डर को जीत जाते हैं तो फिर हम हीरो बन जाते हैं, वो हमारे मोमेंट ऑफ विक्ट्री होता है। इसके अलावा कि जुल्म करने वाला, तो जो ऑप्रेस्ड है वो तो फ्री नहीं है, जो जुल्म करता है वो भी फ्री नहीं है। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं इस चैप्टर में, और उम्मीद करता हूँ तुम लोग इसको अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, स्टडी फॉर सक्सेस को। और अगर कोई तुम्हें सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे अगले वीडियोस तक आप लोग पहुँच सको। थैंक यू, बाय।